आज हम इस कल हमने आदर्शवाद का राज्य के बारे में क्या दृष्टिकोण है ये समझने का प्रयास किया था। आज हम इस तथ्य का अध्ययन करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि मार्क्सवाद में राज्य की अवधारणा क्या है। जैसे कि आदर्शवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान में एकमात्र यही विचारधारा है जो राज्य को देवीय स्वरूप मानते हुए मनुष्य के पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग करती है और राज्य के आज्ञा पालन को ही मनुष्य की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग मानती है। इसके पीछे उनका ये तर्क ये है कि राज्य सामाजिक संस्थाओं में सबसे श्रेष्ठतम है और वे सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से मनुष्य को पालन करना चाहिए और राज्य की आज्ञा पालन के विरुद्ध मनुष्य के कोई भी अधिकार नहीं है। इसी संदर्भ में जिस सिद्धांत का आज हम चर्चा कर रहे हैं वह है समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद या कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। पहले हम ये समझ लें कि समाजवाद कहते कैसे हैं, फिर हम समझेंगे कि समाजवाद में मार्क्सवाद की स्थिति क्या है। समाजवाद को अगर हम मोटे तौर पर परिभाषित करें तो समाजवाद वह विचारधारा है जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करती है। यानी उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं समाज में, उन पर अगर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, ऐसी मान्यता समाजवादी दर्शन की है और ये बेसलाइन है या ये मूल प्रस्तावना है समाजवादी दर्शन की कि वह उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करती है। इसके उलट हम पूंजीवादी विचारधारा को मानते हैं जिसमें जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व का समर्थन करती है। इस रूप में हम उदारवाद को भी जोड़ सकते हैं कि पूंजीवाद और उदारवाद का जब से मिलन हुआ तब से हम ये मानने लगे हैं कि उदारवाद की भी मान्यता ये ही है कि वे उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व का समर्थन करते हैं, क्योंकि निजी संपत्ति की अवधारणा को उदारवादी दर्शन ने ही प्रमुखता प्रदान की और मार्क्सवादी दर्शन इसी दर्शन के पूंजीवादी दर्शन के खिलाफ विकसित हुआ, जिसका मानना था कि उदारवादी उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए ताकि संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो और सबको न्याय संगत ढंग से संसाधनों पर हिस्सेदारी बन पाए। इस रूप में समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विषमता को समाप्त करने की बात करती है। इसी क्रम में मार्क्सवाद समाजवाद का ही एक रूप है। समाजवाद के कई रूप हैं, स्वप्नलोकी समाजवाद, श्रम संघवाद, गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकेट सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म या मार्क्सिज्म, ये सब समाजवाद के ही रूप हैं और ये मोटे तौर पर इन सब का यही मानना है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। इस रूप में समाजवाद का ही एक शाखा के रूप में हम मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं। मार्क्सवाद के जो प्रणेता हैं कार्ल मार्क्स और उनके ही एक मित्र फ्रेडरिक एंगल्स को हम मार्क्सवाद के प्रमुख प्रणेता के रूप में जानते हैं। बाद में कई दूसरे विद्वानों ने भी मार्क्सवाद के दर्शन में अपना योगदान दिया। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मार्क्सवादी विचारों की मूल आधारशिला रखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म के बारे में अगर हम
थोड़ा सा चर्चा कर लें तो संगत होगा कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ। थोड़े समय के लिए वो फ्रांस रहे, फिर उनका लंबा समय इंग्लैंड में ही बीता और इंग्लैंड में ही उनकी दोस्ती फ्रेडरिक एंगल्स जो कि व्यापारी थे उनके साथ हुई और दोनों ने मिलकर साम्यवादी दर्शन या समाजवादी दर्शन या मार्क्सवादी दर्शन या मोटे तौर पे कहें वैज्ञानिक समाजवादी दर्शन की नींव रखी। जो मार्क्सवादी दर्शन है वो इस बात को आधार मान के चलता है या इसका कारणों का पता चलता है कि समाज में आर्थिक विषमता का मूल कारण क्या है। अब इसका जवाब लगभग हर दर्शन ने अपने अपने हिसाब से दिया है, लेकिन मार्क्स इस बात की वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं कि समाज में जो आर्थिक विषमता है, इसलिए हमें थोड़ा समझना ये पड़ेगा कि मार्क्स जिस समय में इंग्लैंड में रह रहे थे वहाँ उस समय कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी बुरी थी और उन्हें गरीबी, आश्रय भाव, भुखमरी और बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ता था। तो औद्योगिक मजदूरों क्योंकि ब्रिटेन में दो स्थितियां एक साथ चल रही थी। ब्रिटेन में पूंजीवादी क्रांति भी हो रही थी और ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी और औद्योगिक क्रांति होने के कारण एक बड़े बड़े ब्रिटेन में उद्योगों की स्थापना हो रही थी और साथ ही साथ एक बड़ा मजदूर वर्ग भी अस्तित्व में आया जो काफ़ी दुर्दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कार्ल मार्क्स ने पहली बार इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया कि इन औद्योगिक मजदूरों की बुरी दशा का मूल कारण क्या है, या मोटे तौर पे कहा जाए कि समाज में जो आर्थिक विषमता है उसका मूल कारण क्या है। असल में जब भी हम आर्थिक विषमताओं की बात करते हैं तो हम कई बार इसे ईश्वरीय प्रदत्त एक व्यवस्था मान लेते हैं कि कुछ लोगों को अमीर और कुछ लोगों को गरीब होना है, क्योंकि ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी बनाई है। लेकिन कार्ल मार्क्स हैं जो पहली बार इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि अमीरी और गरीबी का जो भेद है वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ना ईश्वरीय है। ये आगे चल के मार्क्स ईश्वर के ही अस्तित्व को नकारते हैं, बल्कि इसके कृत्रिम कारण है और मानवीय सामाजिक संगठन इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं इस सामाजिक विषमता को बनाए रखने के लिए। इसलिए कार्ल मार्क्स ने अपने दर्शन का एक विकास किया और जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना गया। बाद में लेनिन ने अपने स्तर पर कुछ, जब सोवियत संघ की 1917 में क्रांति हुई, मार्क्सवादी क्रांति, तो लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने, चीन में माओ ने अपने अपने स्तर पर मार्क्सवाद की विचारधारा में कई संशोधन किए और कई नई चीज़ें जोड़ी। लेकिन मूल रूप से जो प्रणेता थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ही माने जाते हैं मार्क्सवाद के। तो बात इस बात से शुरू हुई कि समाज में जो आर्थिक विषमता है उसका मूल कारण क्या है। अब इसके लिए एक पूरा दर्शन विकसित किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसे हम मार्क्सवादी दर्शन कहते हैं। और ये कार्ल मार्क्स की कई पुस्तकों में निहित है, जिसमें दो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक साम्यवादी घोषणा पत्र जिसका प्रकाशन 1848 में हुआ, और मार्क्स की जो प्रमुख किताब है जिसको जर्मनी में दास कैपिटल और हिंदी में पूंजी कहा गया, जिसका पहला खंड तो मार्क्स ने अपने जीवित रहते हुए प्रकाशित किया 1877 में, परंतु दो खंड, क्योंकि मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने 1885 और 1894 में इसके बाकी दो खंडों को भी प्रकाशित किया। अपने इन किताबों में मार्क्स ने मूल रूप से इस बात पर विचार करना शुरू किया और इसके लिए मानवीय सभ्यता का एक ऐतिहासिक ढांचा खाका खींचना ज़रूरी था। पहली बात यह है कि हमें विषमता के कारणों का पता करना है और ये विषमता की शुरुआत कहाँ से हुई है इसका भी पता करना है, और अन्य संस्थाओं ने उन विषमताओं में क्या योगदान दिया है। और विषमता का मूल कारण, और ख़ास तौर पर आधुनिक युग जहाँ चल रहा है, वहाँ मजदूरों की
दुर्दशा का मूल कारण क्या है, इस चीज़ का पता करना है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया है और वो ऐतिहासिक नियतिवादी कहलाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इतिहास के कुछ निश्चित नियम हैं और वे नियम इतिहास के सभी कालों में समान रूप से लागू होते हैं और इतिहास के नियमों के अनुसार ही मनुष्य की सभ्यता की जो कहानी है वो कही जा सकती है। तो कार्ल मार्क्स बार बार इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक विकास के नियमों को खोज कर ली है और इसके आधार पर वो भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ से जो मार्क्सवाद इतिहास से प्रेरणा लेते हैं और मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक खाका प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि विषमता की शुरुआत कब से हुई है और विषमता के मूल कारण क्या है। तो दूसरी बात जो मार्क्सवादी दर्शन से जुड़ी है, मैंने कल आपको आदर्शवादी दर्शन समझाया था कि आदर्शवादी दर्शन ये मानता है कि आत्मा या चेतना ही मूल तत्व है और वह ही अपने आप को अभिव्यक्त करती है जगत की वस्तुओं में। आदर्शवाद के ठीक विपरीत मार्क्सवाद का ये मानना है कि जगत का जो मूल तत्व है वह है जड़ पदार्थ और ये जड़ पदार्थ स्थिर नहीं रहता बल्कि निरंतर परिवर्तनशील होता है। मार्क्स किसी भी आध्यात्मिक तत्व को नकारते हैं, लेकिन मार्क्स चेतना के तत्व को नहीं नकारते। चेतना तो हम सभी मनुष्यों में पाई जाती है, उसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन उस चेतना का कोई आध्यात्मिक अस्तित्व है। मार्क्स इस तथ्य को नकारते हैं और स्पष्ट रूप से ये बात साबित करते हैं कि संसार में सत्य कहलाए जाने वाली अगर कोई चीज़ है जो वह जड़ पदार्थ ही हैं और उन जड़ पदार्थों के विकास के स्वरूप ही ऐतिहासिक विकास क्रम निर्धारित होता है। तो चेतना, जहाँ आदर्शवादी दर्शन चेतना को प्रमुख स्थान देते हुए जड़ पदार्थों को उनका प्रतिबिंब मानता है, वहीं कार्ल मार्क्स जड़ पदार्थों को मूल सृष्टि का मूल तत्व मानते हुए उसके आंतरिक विरोध को, उसके अंदर पाए जाने वाले शाश्वत विरोध को ही मानव इतिहास के विकास का एक प्रमुख कारण मानता है। तो इस रूप में आदर्शवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन बिल्कुल विपरीत हैं। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, अपने इस ऐतिहासिक पद्धति को समझाने के लिए एक पद्धति का उपयोग किया है जिसे द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से हम जानते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। इसकी चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे।